चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है गिवन ई नॉट। बताओ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन? ऑब्वियसली रिडक्शन पोटेंशियल है। क्रोमियम का रिडक्शन पोटेंशियल है, फेरस का रिडक्शन पोटेंशियल है। द पोटेंशियल फॉर द सेल, आपको इस सेल का ईएमएफ निकालना है। अच्छा, अगर लेफ्ट हैंड साइड में क्रोमियम लिख दिया है तो लेफ्ट हैंड साइड में क्रोमियम लिखने का मतलब है कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन मान के चलना है, क्रोमियम को एनोड मान के चलना है। और राइट हैंड साइड में आयरन लिख दिया, इसका मतलब आयरन का रिडक्शन मान के चलना है, आयरन को कैथोड मान के चलना है। ठीक है, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन एनोड और आयरन का रिडक्शन कैथोड। सबसे पहला काम, राइट अ बैलेंस्ड रिएक्शन, राइट अ बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए, सबसे पहले क्रोमियम का ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन लिखिए। क्रोमियम +3, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस। और आयरन का रिडक्शन वाला लिखे Fe+2 गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड चेंजेस टू Fe। दोनों को ऐड करना है, लेकिन दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट डिफरेंट है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट डिफरेंट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम करने के लिए कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई। अब मेरे पास रिएक्शन हो गया 2 क्रोमियम प्लस 3 ऑफ Fe+2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन एरो 2 ऑफ Cr+3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन एंड प्लस 3 ऑफ Fe। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन रिडॉक्स चेंज के दौरान कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन रिडॉक्स इज 6। आप अगर इसमें लिखना चाहो तो ऊपर वाले सेल रिप्रेजेंटेशन पे सब कोई ध्यान दो, इस सेल रिप्रेजेंटेशन पे सब कोई ध्यान दो। तो क्रोमियम +3 का कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है और आयरन +2 का कंसंट्रेशन 0.01 मोलर है। अब आपको यहां पर ईएमएफ ऑफ सेल लिखना होगा, वो भी नस्ट इक्वेशन के फॉर्म में। ईएमएफ ऑफ सेल विल बी, फॉर्मूला आप पढ़े हैं, E0 सेल माइनस 0.0591 बाई n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लिखेंगे तो हम लिखेंगे Cr+3, इसका पावर 2 देंगे। और देखिए, ये जो आयरन अकेले ऐसे है ना, वो सॉलिड फॉर्म में है। अगर आप लिखना है तो अभी लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग हटा देंगे कि आयरन सॉलिड है, उसका एक्टिव मास 1 होगा, डिवाइडेड बाई क्रोमियम जो यहां दिख रहा है वो सॉलिड फॉर्म में है। लिख लेते हैं, अभी लिख लेते हैं। क्रोमियम जो सॉलिड फॉर्म में है उसका पावर 2 और Fe+2 उसका पावर 3। चलिए बढ़िया है। अब आप बस डाटा यहां पुट करते रहिए। ईएमएफ ऑफ सेल विल बी, अच्छा E0 सेल है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा था? क्रोमियम का। तो आप यहां पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे क्रोमियम वाला, और रिडक्शन हो रहा था आयरन का, तो उसके साथ फेरस का रिडक्शन पोटेंशियल आप जोड़ेंगे तो E0 सेल आएगा -0.0591। n के जगह पे हम 6 लिख रहे हैं क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुआ था। लॉग, थोड़ा डाटा देख लो, थोड़ा डाटा देख लो, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, डाटा देखो। देखो, क्रोमियम +3 के लिए 0.01 है, सॉरी 0.1 है, और उसका पावर 2 है। 0.1 है, उसका पावर 2 है। और आयरन जो सॉलिड फॉर्म में है उसका एक्टिव मास 1। नीचे क्रोमियम जो सॉलिड फॉर्म में है एक्टिव मास 1, और फेरस 0.01 है, उसका पावर 3। ठीक है, अब आप E0 सेल निकालने के लिए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखें।
क्वेश्चन में लिखा हुआ था, ये देखिए ये क्रोमियम का रिडक्शन पोटेंशियल है, ये रिडक्शन है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जबकि देखिए रिडक्शन पोटेंशियल है -0.72, रिडक्शन पोटेंशियल है -0.72, तो ऑक्सीडेशन होगा +0.72, और आयरन का रिडक्शन है -0.42, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +0.72 और आयरन वाला -0.42 वोल्ट। यहां से आपको इनॉट सेल मिल जाएगा। अब यहां पे डाटा -0.0591, एन के जगह पे 6 पुट कर चुके हैं, लॉग, क्या ये 10⁻⁻² हुआ, और क्या ये नीचे 10⁻⁻6 हुआ, सही है ना? 10⁻⁻², नीचे 10⁻⁻6। आगे बढ़िए, दिस इज, इसमें इसको माइनस कर लो, 0.30 वोल्ट आया गया, -0.0591 बाई एन लॉग, क्या ये 10⁻⁴ बचा, 10⁻⁴, ठीक है। अब ये 4 आगे आ जाएगा, देन इट इज 0.30 माइनस 0.0591 बाई 6 इंटू 4 log 10। बताओ जरा log 10 का वैल्यू कितना, log 10 दैट इज 1, log 10 का वैल्यू 1। तो आपके पास फाइनल कैलकुलेशन के लिए जो आपके सामने बचा है टर्म वो ऐसा है, यहीं पे लिखते हैं, दैट EMF ऑफ सेल विल बी 0.30 माइनस 0.0591 बाई 6 इंटू 4, बस यही तो बचा है, ठीक है, यही बचा है। तो आपके पास जो इक्वेशन आ रहा है वो कुछ ऐसा है, 0.30 माइनस थोड़ा सा ऊपर में भी 6 मान लेते हैं, यहां भी 6 इंटू 4, तो ये वैल्यू हो गया 0.30 माइनस 0.01 इंटू 4, एंड दिस इज 0.30 माइनस 0.04। चलो ये कर लो, 10 में से 4 गया तो 6 हो गया, और 2 यहां बच गया, 0.26 वोल्ट, 0.26 वोल्ट, 0.26 वोल्ट, ये हम लोगों के पास फाइनल EMF ऑफ सेल बचा है, 0.26 वोल्ट, 0.26 वोल्ट, ठीक है, ये सी ऑप्शन इज देयर। तो देखो इस क्वेश्चन में हम ज्यादा तो कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि ये सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, और अभी तक जितना आप क्वेश्चन बनाए हैं ना उसके बेसिस पे आप इसको अच्छे से एनालाइज भी कर सकते हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान लगाइए कि लेफ्ट हैंड साइड में क्रोमियम लिखा है, राइट में आयरन लिखा है, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन होगा। हम आपको एक बार सारा चीज रिपीट करा ले, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन होगा, आयरन का रिडक्शन होगा, ओवरऑल एक बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन मिलेगा। ये काम तो करना ही है ओवरऑल, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है ना कि अगर आप बैलेंसिंग नहीं कीजिएगा ना तो आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रेडॉक्स चेंज में इन्वॉल्व होता है ना वो पता नहीं चलेगा। ये 6, अब देखो ना क्रोमियम वाले को देखो उसमें 3 दिख रहा है और आयरन वाले में 2 दिखाई दे रहा है, तो बहुत कोई इतना प्रैक्टिस कर लेता है कि 3 और 2 देख के उसको मालूम है 6 ही आएगा। इसके साथ एक और चीज है कि जब आप यहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट लिखते हैं तो ये कॉफिशिएंट्स भी तो चाहिए ना, पावर लगता है ना वो, इसलिए इस बैलेंस रिएक्शन को लिखना निहायत ही जरूरी है, बैलेंस रिएक्शन लिखना है। और उसके बाद फिर एक सिंपल कैलकुलेशन चल रहा है, उस कैलकुलेशन को परफॉर्म कीजिए, आपको जरूर इसका आंसर मिल जाता है, ठीक है। और बाकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा इस पर प्रैक्टिस करोगे ये क्वेश्चन उतना इजिली बनने लगता है, सही है। चलिए थोड़ा और आगे निकलते हैं, थोड़ा और आगे निकलते हैं।
लिखा है इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिंक है, ZnSO4 है। ZnSO4 कहने का मतलब है कि यहाँ जिंक +2 है, ओके। और फिर यहाँ पे कॉपर +2 है और कॉपर है। द EMF ऑफ दिस डैनियल सेल इज E1 व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक इज चेंज टू, पहले हमारा जिंक का कंसंट्रेशन 0.01 था, अभी वो चेंज करके 1 हो गया, और कॉपर सल्फेट का कंसंट्रेशन उल्टा हो गया, उल्टा। द EMF चेंजेस टू E2, EMF E2 हो गया। फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट, E1 और E2 में कौन बड़ा कौन छोटा है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए पहले तो बैलेंस रिएक्शन लिख लीजिए। जो जिंक सेल को हम, सेल रिप्रेजेंटेशन को हम थोड़ा सिंपल करें। जिंक +2 है, ये डबल स्लैश है, कॉपर +2 स्लैश कॉपर है। तो यहां से मेरे पास जिंक चेंजेस टू Zn+2 +2 इलेक्ट्रॉन आया, और फिर कॉपर +2 गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड चेंजेस टू कॉपर आया। फिर दोनों को आप ऐड किए, फिर आप दोनों को ऐड किए तो जिंक प्लस कॉपर +2, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, ये मेरा जिंक +2 और कॉपर बना, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुआ, याद रखना। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ का कटा है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ का। अब आप इसका EMF ऑफ सेल लिखिएगा, तो आपका E0 सेल होगा -0.0591 होगा बाई n के जगह 2 होगा, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ जिंक +2 आएगा, कॉपर सॉलिड है तो 1 रहेगा, नीचे में जिंक के लिए 1 होगा और कॉपर +2 होगा, ऐसा। फर्स्ट केस में इसको याद रखिए। अब हम यहाँ पे फर्स्ट केस लिख रहे हैं। फर्स्ट केस में E1 का वैल्यू आएगा E0 सेल -0.059, 1 लिखने का जरूरत नहीं है, नीचे 2 लॉग। चलो फर्स्ट केस में जो जिंक +2 का कंसंट्रेशन था उसको लेके चलिए। जिंक +2 था 0.01 और कॉपर था 1, 0.01 और कॉपर था 1, जिंक था 0.01 और कॉपर था 1, ये फर्स्ट केस है। सेकेंड केस में क्या था? सेकेंड केस में आपको EMF को एक नाम देना है, दैट इज E2। E0 सेल पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, जैसे पहले था वैसे ही रहेगा, -0.059, n का वैल्यू वही रहेगा, लॉग। लेकिन अब आपको जिंक +2 का कंसंट्रेशन और कॉपर का कंसंट्रेशन उल्टा लेना है। आपको इस बार जिंक का कंसंट्रेशन 1 लेना है और कॉपर के लिए 0.01 लेना है। आपको जिंक का कंसंट्रेशन 1 लेना है और कॉपर का 0.01 लेना है। अब आप दोनों जगह डाटा को अच्छे से एनालाइज कर लीजिए, बस कौन बड़ा कौन छोटा यही बताना है, परफेक्ट कैलकुलेशन भी नहीं करना है। E0 सेल 0.059/2 लॉग, क्या ये 10 पे पावर -2 हुआ? और -2 आने से वो -2 आगे आ जाएगा, 0.059/2, वो -2 आगे आ गया, आगे लॉग 10 है। तो आपके पास आ गया E0 सेल -2 और नीचे वाला 2, 2 कट गया, माइनस बिकम्स प्लस, 0.059 लॉग 10 हो गया 1। तो ये हमारे पास E1 का वैल्यू है, E1 का वैल्यू। अब E2 में आइए, E2 E0 सेल रहेगा -0.059 है, नीचे 2 है, और क्या यहां हम लोगों के पास, यहां हम लोगों के पास लॉग 100 बचेगा, 100 बोलो तो 10 पावर 2, नीचे का डेसिमल हटा, ऊपर 2 0 लग गया, ठीक है। अब ये 2 आगे आएगा, ये 2 आगे आएगा,
and E2 will be equals to E naught cell minus 0.0591 by 2 into 2 log 10। अब ये 2 कैंसिल भी हो जाए तो भी ये माइनस तो बच जाएगा ना। तो हमारे पास आ गया ई नॉट सेल माइनस 0.059 और सीधा log 10 के लिए 1 है। अब आप E1 और E2 को आमने सामने देख पा रहे हैं, E1 और E2 को आमने सामने आप देख पा रहे हैं। आप इन दोनों में देखिए ना, तो E1 के अंदर ई नॉट सेल के साथ प्लस 0.059 है और E2 में ई नॉट सेल में माइनस 0.059 है। तो E1 आपका बड़ा है E2 से, E1 आपका बड़ा है E2 से। E1 इज ग्रेटर देन E2, E1 जो है वो हमारे E2 से बड़ा है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा डिस्कशन को एक बार समराइज कर ले, देख ले कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। E1 इज ग्रेटर देन E2, ठीक है, सी ऑप्शन इज देयर। E1 इज ग्रेटर देन E2, E1 का वैल्यू E2 से बड़ा है। कंसेप्ट बहुत सिंपल था, छोटा मोटा कैलकुलेशन था, उस कैलकुलेशन को दिमाग में रखना है और सब कुछ आपके सामने है। सही है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 20। लिखा है फॉर अ सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन, एन का वैल्यू 1 है, एन का वैल्यू 1 है, क्वेश्चन बोल दिया E naught cell is given at 290, the equilibrium constant for the cell reaction is। देखिए हम लोग सीधा जानते हैं कि at equilibrium, याद रखिएगा E naught cell is equals to E naught cell is equals to 2.303 RT by NF log KC। ये सीधा आप चैप्टर के अंदर पढ़ के रखे रिलेशन। अगर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश है तो E naught cell will be equals to 2.303 RT by NF log KC। क्वेश्चन के हिसाब से चलो तो ई नॉट सेल हम लोगों को 0.59 लेना है। 2.303 आरटी बाई एफ, ये क्वेश्चन भी बता रहा है आपका 2.303 आरटी बाई एफ को 0.059 लेना है। नीचे एन रहेगा लॉग के सी। तो क्या हम, हाँ क्वेश्चन में एन भी बता दिया, बोला है 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है रेडॉक्स में, तो एन का वैल्यू 1 है। तो ये वैल्यू हो गया 0.59, 0.059 नीचे एन के जगह पे 1 लॉग के सी। अब जरा गौर करो, लेफ्ट हैंड साइड में जाओ तो 0.59 में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 0.059 से, दैट इज इक्वल्स टू लॉग के सी। तो लेफ्ट हैंड साइड में 10 आया, दिस इज इक्वल्स टू लॉग के सी। तो क्या यहां से के सी का वैल्यू 10 टू द पावर 10 आएगा? के सी का वैल्यू 10 टू द पावर 10, के सी इज 10 टू द पावर 10, 20 नंबर के सी इज 10 टू द पावर 10 है कहीं? बी ऑप्शन, के सी विल बी इक्वल्स टू 10 टू द पावर 10। ठीक है, देखिए ध्यान से, छोटा सा कैलकुलेशन था इसमें, तो कैलकुलेशन तो बड़ा है इस सेक्शन में, जितना भी न्यूमेरिकल देख रहे हैं कैलकुलेशन बड़ा बड़ा है। चलिए करते जाएंगे सब कुछ। हाँ, आपको भी ध्यान लगाना है थोड़ा कैलकुलेशन में, आपको भी हिस्सा लेना है, आपको खुद से भी कैलकुलेशन करना है, मेरे कैलकुलेशन के भरोसे नहीं रहना है, आपको करना है। तो अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, कोई रेडॉक्स रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, तो ई नॉट सेल विल बी इक्वल्स टू 2.303 बाई एनएफ लॉग के सी, 2.303 आरटी बाई एनएफ लॉग के सी। अब क्वेश्चन में 2.303 आरटी बाई एफ के जगह पे 0.059 वोल्ट लिखना है, ये क्वेश्चन खुद बताया। टेम्परेचर 298 केल्विन आपको दे दिया गया है, एन का वैल्यू 1 बता दिया गया, ऊपर ही लिख दिया गया कि एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है। आराम से यहां से केसी निकालना था, लेफ्ट हैंड साइड में 10 आया, राइट में लॉग केसी है, तो केसी का वैल्यू 10 टू द पावर 10 है। सही है, रुकिए यहां तक हमको सेव कर लेने दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 लिखा इन द सेल, प्लैटिनम है, एक हाइड्रोजन सेल है, H2 है, उस वो गैसियस फेज में है, उसका प्रेशर 1 बार दिया हुआ है। फिर HCl है जो एक्वस सॉल्यूशन के फेज में है। उसके बाद वहां पे डबल स्लैश होना चाहिए, यहाँ डबल स्लैश होना चाहिए। अगर डबल स्लैश नहीं भी है तो आपको खुद से समझना चाहिए। उसके बाद AgCl सॉलिड है और फिर वो Ag सॉलिड में कन्वर्ट होता है। प्लैटिनम इज द इलेक्ट्रोड। मतलब अगर यहाँ पे पूछा जाए तो लिखा है द सेल पोटेंशियल इज 0.92 वोल्ट व्हेन 10 टू द पावर -6 मोलल मोलालिटी में कंसंट्रेशन है। लेकिन आपको हम पहले ही से सिखा चुके हैं कि अगर मोलालिटी में कंसंट्रेशन हो और वो काफी कम हो तो मोलालिटी और मोलारिटी लगभग सेम होता है। HCl सॉल्यूशन इज यूज्ड, मतलब यहाँ पे HCl का कंसंट्रेशन दिया हुआ 10 टू द पावर -6 मोलल। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ AgCl स्लैश Ag Cl माइनस इलेक्ट्रोड इज, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है, E0 सेल बताना है। E0 सेल नहीं बनाना है, E0 ऑफ AgCl का जो Ag के साथ पोटेंशियल होगा। ऑब्वियसली ये जो मेरा राइट हैंड साइड है, देखिए अब कुछ काम करना स्टार्ट करते हैं। ये जो मेरा राइट हैंड साइड है वो मेरा रिडक्शन है, और ये जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है वो मेरा ऑक्सीडेशन है। तो हमको AgCl स्लैश Ag का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। सबसे पहले बेहतर होगा क्या कि आप यहाँ पे इसका जो रिएक्शन बनता है पहले उसको लिखें। ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ में H2 है, ये अपने आप को H+ में कन्वर्ट किया है विथ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बैलेंस करने के हिसाब से यहाँ 2 2 लग गया। और उसके बाद फिर मेरे पास ये रिडक्शन हाफ हम लिख रहे हैं, ये रिडक्शन हाफ, उसमें AgCl था, सॉलिड था, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करा और अपने आप को Ag सॉलिड में कन्वर्ट किया। ठीक है, साथ में Cl माइनस भी निकला है, साथ में Cl माइनस भी निकला है, लेकिन उस Cl माइनस का कहीं दूर दूर तक है ना कोई यहाँ पे कंसेप्ट है नहीं। तो आपके पास ये कंसेप्ट कुछ इस तरीके से चल रहा है, सही है। और साथ में Cl माइनस हमको नहीं लगता है कि कहीं भी यूजफुल है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे Cl माइनस नहीं लिखे। अगर लिखना है तो यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखो। अब यहाँ पे रिएक्शन को पहले बैलेंस कर लिया जाए। रिएक्शन को बैलेंस करने के चलिए यहाँ लिख ही देते हैं Cl माइनस। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए अगर आप काम करोगे तो ऊपर में 2 से मल्टीप्लाइड है तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। जब आप दोनों को बैलेंस करके एक दूसरे के साथ ऐड कर रहे हो तो तुम्हारा नेट रेडॉक्स रिएक्शन मिल जाएगा H2 प्लस 2 ऑफ AgCl जो सॉलिड था, साथ में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर आपके पास होगा 2 ऑफ H प्लस, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, साथ में होगा ट्वाइस ऑफ Ag जो सॉलिड है, और अगर लिखना चाहो तो 2 ऑफ Cl माइनस लिख लो। ठीक है, ये चीज सारा का सारा तुम्हारे पास है। तुम अगर गौर करो तो इस पूरे रिएक्शन को मिला जुला के ऐसे लिख सकते हो H2 प्लस 2 ऑफ AgCl जो सॉलिड है, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया लेफ्ट और राइट दोनों तरफ, 2H प्लस और 2 Cl माइनस मिलके हो गया 2HCl, 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गया, और 2 Ag जो सॉलिड है। ये पूरा का पूरा बैलेंस्ड रिएक्शन आपके सामने है। ठीक है, हम लोग एक जगह रुके हुए थे, क्लोराइड आयन लेना है या नहीं लेना है, जहां हम रुक के सोच रहे थे, हम आपसे जरूर बात करना चाहेंगे। हम लोग एक जगह यहाँ रुक के सोच रहे थे कि ये क्लोराइड आयन लेना है या नहीं लेना है। देखिए, आप इस क्लोराइड आयन को ले लेंगे अगर, तो आप HCl के बारे में सोचिए। देखिए जैसे यहाँ HCl अब लाके हम सोचेंगे, और अगर आप क्लोराइड आयन नहीं लेंगे तो आप केवल H+ लेके सोचिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि दोनों में से आपको कैसे प्रोसेस करना है। ठीक है, अभी हम लोग अब HCl लेके सोचेंगे। तो ये हमारे पास कंसेप्ट आ गया सामने। इस बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन को देख के अगर आप EMF ऑफ सेल लिखते हैं,
इस बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन को देख के अगर आप यहाँ पर ईएमएफ ऑफ सेल लिखते हैं तो आपका कंसेप्ट बनेगा कि ई नॉट सेल लिखना पड़ेगा माइनस 0.0591 बाई एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में हम लोग HCl लिखेंगे तो पावर 2 हो जाएगा। फिर हम लोग सिल्वर लेंगे जो सॉलिड है, वैसे तो उसका 1 पुट करना है लेकिन अभी लिखने के लिए यहाँ पावर 2 होगा। बाई रिएक्टेंट, हम लोगों को रिएक्टेंट में पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन लेना होगा क्योंकि हाइड्रोजन गैस है, और साथ में हम लोग AgCl लेंगे जो सॉलिड है। बाद में इसका एक्टिव मास हम 1 ही पुट करने जा रहे हैं, यहाँ 2 है ये चीज। अभी हमारे पास ईएमएफ ऑफ सेल क्वेश्चन में, चलो आराम से देखो। ईएमएफ ऑफ सेल हम लोगों को कितना लेके चलना है, तो 0.92 वोल्ट। HCl का कंसंट्रेशन कितना लेना है, 10⁻⁻⁶, और 2.303 RT बाई F को 0.06 लेना है। जहां हम लोग 0.0591 लिखे हैं ना, वहां 0.06 लेना है। तो थोड़ा सा कंसेप्ट को आगे बढ़ाए। ई नॉट सेल में हम लोगों को ईएमएफ ऑफ सेल में लिखना 0.92। इसको आप अभी ई नॉट सेल ही छोड़ दीजिए, माइनस यहां पे हम लोग को लिखना 0.06, एन का वैल्यू 2 आ गया है, लॉग HCl का कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁶ का स्क्वायर। बाकी सब सॉलिड है, ये गैस है, 1 बार प्रेशर है 1, ये सॉलिड है 1 होगा, सही है। तो ये सब कुछ मिला जुला के आपके पास 0.92 इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.03 आ गया, लॉग 10⁻⁻12 यही आया। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो, देन इट इज 0.92 ई नॉट सेल माइनस 0.03, ये पावर लॉग के बाहर आ गया -12, और लॉग 10 हो गया 1, बाद में लिख देंगे 1। तो ये वैल्यू आ रहा है 0.92 इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस माइनस प्लस 12 से 3 का मल्टीप्लेशन, 12×36, 0.36, लॉग 10 का वैल्यू 1। तो आपके पास यहां से ई नॉट सेल कितना आया, then your E naught cell is 0.92 minus 0.36। 0.92 में से 0.36 किया, कितना बच गया, 0.56 वोल्ट। ये E naught सेल है। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल पूछता, देन योर आंसर इज 0.56 वोल्ट। लेकिन आपसे जो पूछा है, आप 0.56 याद रखना, आपसे जो पूछा है वो पूछा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ AgCl, ये रिडक्शन है। अब थोड़ा सा हम फिर से काम कर रहे हैं, उसको यहां समझिए। देखिए आपका जो ई नॉट सेल आया है वो है 0.56 वोल्ट, करेक्ट। नाउ ये ई नॉट सेल में क्या था, तो आप अगर इस इलेक्ट्रोड को देखेंगे, आप अगर इस पूरे सेल को देखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा हाइड्रोजन है, लेफ्ट हैंड साइड मेरा, एक मिनट जस्ट, लेफ्ट हैंड साइड मेरा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और राइट हैंड साइड मेरा सिल्वर वाला इलेक्ट्रोड है, और वो है हम लोगों का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सही है। तो आपको यहाँ पे जो ई नॉट सेल आ रहा है उसमें दो चीज लेना है, आपको लेना ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन का, और प्लस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल AgCl/Ag का, और इसी को 0.56 वोल्ट से इक्वेट करना। अब आप समझिए, अगर आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का बात करते हैं तो स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये दोनों ही 0 होता है। तो ये वाला टर्म हो गया 0 प्लस ई नॉट ऑफ AgCl/Ag एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0.56 वोल्ट। तो आपके पास जो फाइनल आंसर है वो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर AgCl इलेक्ट्रोड इज 0.56 वोल्ट, यही आपका आंसर है।
ठीक है, 0.56 वोल्ट। अरे यार 0.56 तो यहाँ है ही नहीं कहीं। कहीं कुछ गलत कर दिए क्या? चलो थोड़ा देख लेते हैं नीचे, कैलकुलेशन का ही मिस्टेक हो गया है क्या कुछ? बैलेंस है HCl, ठीक है, वहां पे स्क्वायर करेंगे। ये 0.92 था, ये 10⁻⁻12 था HCl का, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट, तो -12 बाहर आ गया तो +12 हो गया, ये लेफ्ट में चला गया 0.56। E0 सेल इज इक्वल टू 0.56। यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा वैसे। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस, 1 बार प्रेशर भी है, सब कुछ तो ठीक ही है। द सेल पोटेंशियल इज 0.92 वोल्ट, 0.92 हम लोग लिए भी, कैलकुलेशन कहीं तो गलत नहीं है। ठीक है सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय 36, ठीक है, लॉग 10 माइनस प्लस इधर रखेंगे। सब कुछ सही है जी, इसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका कैलकुलेशन है वो एकदम परफेक्ट है, कहीं कोई दिखता ही नहीं है कि ये 298 केल्विन पे भी बात है, 0.06 लेना भी है, तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा कि जहां ये गलती होने का चांसेस है। तो जो आपका पास आंसर आया वो 0.56, दैट इज योर परफेक्ट आंसर। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हम इसको रीचेक कर लेंगे, लेकिन ऐसा यहाँ दिख नहीं रहा है कि कहीं कुछ गलती हो, फिर भी एक बार हम रीचेक करके आपको बता देंगे, लेकिन आप देखिए। ठीक है, यही है आपका, सही है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत है कहीं नहीं, सही है। देखिए इसको रीचेक किए अभी हम, ठीक है, वीडियो पॉज करके हम रीचेक कर रहे थे, तो हम लोग एकदम 110% परफेक्ट है। कारण क्या है ना कि वहां कैलकुलेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 लेके बना दिया गया। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे कि अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 लेंगे ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 2 के जगह 1 लेंगे, तो ये 12 से 6 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 72, 12 से 6 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 72, और 92 में से 0.72 को जब आप माइनस कीजिएगा तो 20 आंसर दिया हुआ है, ये वाला आंसर दिया हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से ये हो ही नहीं सकता, हम लोग एकदम परफेक्ट आंसर पे हैं 0.56 वोल्ट। ठीक है, तो 0.56 वोल्ट इज आवर परफेक्ट आंसर, इसमें कोई शक ही नहीं है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन तो इन्वॉल्व है ही, 2 इलेक्ट्रॉन तो हम लोगों के रेडॉक्स चेंज में इन्वॉल्व है ही, तो n के जगह पे 2 लेके ही हम लोग चलेंगे। चलिए बढ़िया है, थोड़ा आंसर उनसर मैच नहीं करता है तो थोड़ा सा टेंशन हो जाता है, अदरवाइज कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी आपको प्रोसेस पे ही ध्यान देना है, और उसी पे आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, अपने मेथड पे फुल प्रूफ कॉन्फिडेंस कि हाँ ये है। तो देखिए पूरा का पूरा पैटर्न आपके सामने रहा। क्लियर है, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है, गिवन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस क्वेश्चन में आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है और ई नॉट सेल आपको निकालना है। अच्छा इस क्वेश्चन को देखिए जरा, इस क्वेश्चन को देखिए, क्या इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रेडॉक्स चेंज में इन्वॉल्व है वो 2 है। कॉपर अपने आप को Cu+2 में कन्वर्ट किया, और एक Ag प्लस अपने आप को Ag में कन्वर्ट किया। 2 Ag अगर लेंगे तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व 2 है? बिल्कुल 2 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन रेडॉक्स चेंज यहां 2 है। ठीक है, अब आप चलिए एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम पे हम लोग सीखे हैं कि जो हमारा ई नॉट सेल है दैट विल बी इक्वल्स टू 2.303 RT बाई NF log Kc के बराबर होता है। ठीक है, हम लोगों को ई नॉट सेल निकालना है, हम लोगों को 2.303 RT बाई NF एट 298 केल्विन 0.059 लेना है।
दिस इज 0.059, नीचे n होगा और log kc रहेगा। तुम्हारे क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी दिया हुआ है 10 इंटू 10⁻15। अच्छा, ये जो लिखा है 0.059, n के जगह पे हम लोग 2 ले रहे हैं, n के जगह पे 2 ले रहे हैं log। इसको अगर हम 10 इंटू 10⁻15 लिखे तो उसको 10⁻16 कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा 0.059 बाई 2 log 10⁻16, अब ये 16 आगे आ जाएगा और log 10 का वैल्यू 1, सो इट इज 0.059 बाई 2, 16 आगे आ गया और log 10 का वैल्यू हम लोग 1 लिख ले। 2 से ये 16 कटा 8 टाइम्स, 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, लगभग 0.48 के अप्रॉक्स, इतना वोल्ट, लगभग 0.48 के अप्रॉक्स, 0.48। सो ए ऑप्शन इज देयर। ठीक है, ए ऑप्शन है आपका। आप देखेंगे ना, ये सब है ना बहुत मिला जुला के लिखा हुआ डाटा है, ये सब है ना बहुत मिला जुला के लिखा हुआ डाटा है। तो 0 पॉइंट देखो 48 हम लिख दिए, सब वहां परफेक्ट आता 0.4736 यही आता। लेकिन आप गौर कीजिएगा ना, ए ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन, सब में लिखा हुआ, लेकिन वहां पे थोड़ा सा आपको डाटा को एनालाइज करना है। तो 0.48 के नजदीक में 0.4736 है। ठीक है, ए ऑप्शन इज देयर। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, सीधा इक्विलिब्रियम वाला बेस्ट था। आपको बस एन पहचानना था, एन के बेसिस पे आपको काम करना था। क्वेश्चन नंबर 23, कंसिडर द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट of bromine corresponding to different EMF values as shown in the diagram below. Then the species undergoing disproportionation is, डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है कोई ऐसा स्पीसीज हमको खोजना होगा जिसका ऑक्सीडेशन भी हो सके और जिसका रिडक्शन भी हो सके। एक ऐसा स्पीसीज खोजना होगा जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो सके। ठीक है, अब देखिए जरा, हम आपको कुछ समझा रहे हैं। क्या यहां ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है? यहां पे ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, यहाँ पे ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहाँ ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ -1 है। तो एक बात तो तय है कि ब्रोमीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर हमारा होता है, ब्रोमीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर हमारा होता है, वो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 से लेके -1 के बीच कुछ भी होता है। तो +7 एक एक्सट्रीम हो गया और -1 दूसरा एक्सट्रीम हो गया। ठीक है, +7 से -1 के बीच कुछ भी होता है। तो ये केवल अपने आप को रिड्यूस हो सकता है, रिड्यूस इटसेल्फ, ये केवल अपने आप को रिड्यूस कर सकता है, और ये केवल अपने आप को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। लेकिन बीच का जो 3 स्पीसीज बचा है ना, एक है BrO3-, दूसरा है HBO और थर्ड है Br2। दे कैन डिस्प्रपोर्शनेट, क्योंकि वो अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा के, देखो जैसे मान लो BrO3 वाला माइनस का हम बात करते हैं, BrO3- का बात करते हैं, तो ये +5 से +7 भी हो सकता है और +5 से +1 भी हो सकता है। तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन शो कर सकता है। आप करेगा कि नहीं करेगा ये हम लोग चेक करेंगे, करेगा या नहीं करेगा ये हम लोग चेक करेंगे, लेकिन अभी हम बोल रहे हैं कि ये कर सकता है। HBRO ये +1 से अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा भी सकता है, 5 जा सकता है, 7 जा सकता है, और घटा भी सकता है, 0 जा सकता है, -1 जा सकता है। तो ऐसा स्पीसीज जो 20 तरह के इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में कहीं होता है, दोनों एक्सट्रीम नहीं, एक्सट्रीम वाला तो फंस जाता है ना, वो या तो बढ़ा ही सकता है या केवल घटा सकता है। तो या तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है या फिर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्लियर है? लेकिन जो दोनों एक्सट्रीम के बीच में ऑक्सीडेशन नंबर वाला कंपाउंड्स है, उसके पास चांस होता है कि वो अपने ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा या घटा सकता है। तो हम लोग को डिस्प्रपोर्शनेशन का कंसेप्ट चेक करना है। BrO3-,
करेगा या नहीं करेगा, HBO करेगा या नहीं करेगा, Br2 करेगा या नहीं करेगा। अब मानते हैं, चलो हम लोग चेक करते हैं फॉर BrO3 माइनस। अच्छा, अगर ये अपने आप को, अगर ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करा तो ये BrO4 माइनस बनेगा, और इस समय इसका स्टैंडर्ड EMF, देखो ये ऑक्सीडेशन वाला है, ये ऑक्सीडेशन वाला हाफ है। इस समय हम लोग का स्टैंडर्ड, अभी देखिए ये रिडक्शन वाला 1.82 वोल्ट था, तो ऑक्सीडेशन वाला -1.82 वोल्ट होगा। रिएक्शन उल्टा लिखे हैं, BrO3 माइनस चेंजेस टू BrO4 माइनस लिखे हैं। तो जो हमारा 1.82 वोल्ट था, आप मेरी बात समझ रहे हैं, हम कहां से बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं इस जगह से। BrO4 माइनस जब BrO3 में कन्वर्ट होता तो 1.82 वोल्ट था, लेकिन हम लिखे BrO3 माइनस BrO4 माइनस में कन्वर्ट हो रहा, तो उल्टा लिखे हैं, इसलिए माइनस। अब फिर हम इसका मान के चलते हैं कि भाई ये BrO3 माइनस अपने आप को रिड्यूस करता HBO में, HBRO में, तो यहाँ पे हम लोग इसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखते हैं, और वही लिखते 1.5 वोल्ट जो लिखा है। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा 2 ऑफ BrO3 माइनस, ये अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है BrO4 माइनस, और साथ में HBRO में। हम थोड़ा ज्यादा बैलेंसिंग पे ध्यान नहीं दे रहे। जब आप इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो क्या इसका जो EMF ऑफ सेल आप निकालेंगे, उसमें E ऑक्सीडेशन और E रिडक्शन को ऐड करेंगे? E ऑक्सीडेशन और E रिडक्शन को आप ऐड करेंगे, तो ऑक्सीडेशन वाला -1.82 है और रिडक्शन वाला 1.5 वोल्ट है, सो इट इज माइनस ऑफ 0.32 वोल्ट। ई नॉट सेल निगेटिव आ गया। जब कभी ई नॉट सेल निगेटिव आता है, आपको इसका इंफॉर्मेशन याद होना चाहिए। ई नॉट सेल निगेटिव कहने का मतलब रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब जो आप मान के चले हैं वैसा नहीं होगा, जो आप मान के चले हैं वैसा नहीं होगा। इसका मतलब BrO3 माइनस अपने आप को डिस्प्रपोर्शनेट नहीं कर सकता, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए अब यही चेकिंग हम HBRO के लिए कर रहे हैं। HBRO इस पे ध्यान लगाओ। HBRO फॉर HBRO, अगर ये HBRO अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये अपने आप को BrO3 माइनस में कन्वर्ट करेगा, और उस समय इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.5 वोल्ट होगा। और अगर ये HBRO अपने आप को रिड्यूस करेगा, तो ये Br2 में कन्वर्ट करेगा, और उस समय इसका रिडक्शन पोटेंशियल, चलो एक बार देख लेते हैं। देखो, BrO3 माइनस से HBRO में +1.5 था, हम लोग इसका उल्टा लिखे थे, इसलिए -1.5 लिखे। HBRO से Br2 में 1.595 है, और बिल्कुल उसी डायरेक्शन में हम लोग लिखे भी हैं, +1.595 वोल्ट। तो जैसे ही हम लोग दोनों को ऐड करेंगे फॉर डिस्प्रपोर्शनेशन, एक मॉलिक्यूल अपने आप को ऑक्सीडाइज किया, एक मॉलिक्यूल अपने आप को रिड्यूस किया BrO3 माइनस और Br2 में, तो हम लोग यहाँ पे ई नॉट सेल के लिए भी इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, ई नॉट सेल के लिए भी इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल को ऐड करेंगे। ई नॉट ऑक्सीडेशन एंड ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, and then it is minus of 1.5 and plus of 1.595, so it is plus of 0.095 वोल्ट। पॉजिटिव आ गया, ई नॉट सेल पॉजिटिव आ गया। अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव आ गया, तो इसका कंसेप्ट ये है कि दैट प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस,
और अगर ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है मतलब ये खुद ब खुद होगा, और अगर हमारा ये प्रोसेस खुद ब खुद हो रहा है तो याद रखना कि HBO कैन डिस्प्रपोर्शनेट, HBO कैन डिस्प्रपोर्शनेट, ये है इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, बेहतरीन। ठीक है, आपको समझना चाहिए HBO कैन डिस्प्रपोर्शनेट, डी ऑप्शन है, HBRO कैन डिस्प्रपोर्शनेट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। आपको सबसे पहले यहां हर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर लिख के दो एक्सट्रीम तय कर लेना है कि भाई ये उससे ऊपर नहीं जाएगा, ये इससे नीचे नहीं जाएगा। तो पता चल गया BrO4 माइनस केवल अपने आप को रिड्यूस कर सकता है, तो वो केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सब भी क्वेश्चन है कि BrO4 माइनस ये क्या है, तो वो केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, और Br माइनस क्या है, केवल अपने आप को ऑक्सीडाइज कर सकता है, सो इट इज ओनली रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन HBO के पास टेंडेंसी है कि वो अपने आप को ऑक्सीडाइज भी कर सकता है BrO3 माइनस में, और अपने आप को रिड्यूस भी कर सकता है Br2 में, सो इट इज डिस्प्रपोर्शनेटिंग एजेंट। डिस्प्रपोर्शनेट, अपने आप को डिस्प्रपोर्शनेट कर रहा है, ऑक्सीडाइज भी कर रहा है और साथ में रिड्यूस भी कर रहा है। कैसे पता कि ये डिस्प्रपोर्शनेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो एक बार हम लोग चेक किए BrO3 माइनस के लिए, तो उसका E0 सेल हम लोगों का नेगेटिव आ गया, और E0 सेल नेगेटिव आने से रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब ये भाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ नहीं करेगा। फिर हम लोग यही चेकिंग HBRO के लिए किए, और उसमें पता चला कि E0 सेल पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ करेगा, सो इट इज डिस्प्रपोर्शनेटिंग एजेंट। सही है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, calculate the standard cell potential of the cell in which following reaction takes place, in which following reaction takes place। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है, E0 सेल निकालना है। तो देखो जो मेरा ऊपर वाला रिएक्शन है, उस रिएक्शन के लिए फॉर रिएक्शन, भाई कौन सा रिएक्शन, Fe+2 प्लस Ag प्लस Fe+3 और प्लस Ag। इस रिएक्शन के लिए अगर तुम E0 सेल लिखो तो तुमको इसमें E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फेरस वाला लिखना होगा, फेरस टू फेरिक, और इसी में तुमको E0 रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर वाला जोड़ना होगा, Ag प्लस स्लैश Ag, Ag प्लस स्लैश Ag। ये आपका कंसेप्ट है। अब डाटा पे आओ, तो E0 सेल विल बी इक्वल्स टू, आप गौर से देखिए जो गिवन डाटा है उसमें फेरस से फेरिक नहीं दिया है, फेरस से आयरन दिया है, यहाँ देखो फेरस से आयरन दिया है, और यहाँ देखो फेरिक से आयरन दिया है, लेकिन फेरस टू फेरिक नहीं दिया है, लेकिन सिल्वर प्लस वाला दिया। तो हम फेरस वाला भी ऐसे ही छोड़ रहे हैं, फेरस टू फेरिक ऐसे ही छोड़ रहे हैं, और सिल्वर वाले के लिए हम लोग एक्स, यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन चाहिए, एक्स लिख देते। चलो इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। अब अपना दिमाग लगाइए कि बाकी जो दो डाटा दिया है ना, वहां से किसी तरह से फेरस से फेरिक में जो कन्वर्सन है वो हम लोग निकाले। देखिएगा, सिंस E0 ऑफ Fe+2 स्लैश Fe, ये दिया है क्वेश्चन में y वोल्ट, देखते चलना ऊपर, और इसके देने का मतलब है कि Fe+2 दो इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को जब Fe में कन्वर्ट कर रहा है, तो उसका E0, मान लो इसको E0 1 कह देते हैं, तो उसका E0 मेरा y है। और फिर जो दिया है वो दिया है E0 Fe3 प्लस स्लैश Fe, और ये आपका Z दिया है। तो इसके देने का मतलब है Fe3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को Fe में कन्वर्ट कर रहा है,
और इसको हम लोग E2 मान लेते हैं और वो वैल्यू Z दिया है। ठीक है, ये चीज। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा कीजिए ना कि आपको जो जरूरत है वो मिल जाए। हम लोग को जरूरत किस चीज का था? हम लोग को जरूरत था, हम लोग को जो रिक्वायरमेंट था उस रिक्वायरमेंट को पहचानिए। हम लोग को जरूरत था फेरस से फेरिक, हम लोग को जरूरत था फेरस से फेरिक। वी रिक्वायर्ड Fe+2 changes to Fe+3 एंड 1 इलेक्ट्रॉन। हम लोग को ये चाहिए, हम लोग को मान लो ये 3 चाहिए। सही है। अच्छा, एक चीज हम हर जगह लिखना चाहते हैं, जरा गिब्स फ्री एनर्जी का डाटा आपके सामने हम रखना चाहते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी का डाटा, गिब्स फ्री एनर्जी का डाटा हम आपके सामने रखना चाहते हैं। ठीक है, जरा देखिए, क्या फर्स्ट केस में मेरा डेल G1 माइनस NF, N के जगह 2, F EMF ऑफ 1 होगा। इस केस में जो मेरा डेल G2 होगा वो होगा NF, N कितना 3, F और E02 होगा। और इस केस में जो मेरा डेल G3 होगा, इस कंसेप्ट को बहुत दिमाग में रखिएगा, दो रिएक्शन को ऐड करके अगर आप तीसरा रिएक्शन ले आते हैं तो तीसरे रिएक्शन का नया ईएमएफ आप कैसे निकालते हैं? डेल G3, यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है, F है, और यही E03 आपको चाहिए। देखिए, एनर्जी तो कंजर्व होता है। आप फर्स्ट दो रिएक्शन पे क्या करेंगे कि आपको तीसरा रिएक्शन मिल जाए? थोड़ा अलजेब्रिक दिमाग लगाओ। फर्स्ट दो रिएक्शन 1 और 2 पे आप क्या करोगे कि आपको तीसरा रिएक्शन मिल जाए? हम आपको सीधा बताते हैं, फॉर थर्ड रिएक्शन, अगर आप थर्ड रिएक्शन चाहते हैं तो आपको फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना चाहिए। जब आप फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करते हैं तो Fe+3 राइट हैंड साइड में चला जाएगा, उसका 3 इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड में चला जाएगा। और ऐसे केस में आपका गिब्स फ्री एनर्जी होगा डेल G3 इज इक्वल्स टू डेल G01 माइनस डेल G02। ये चीज है। अब डाटा पुट करो, यहां से कैलकुलेशन करो। -1 F E03, यहां था -2F E01, माइनस यहां था -3F E02। सही है। ये सब हम लोग ऊपर एक एक करके लिख चुके हैं। आप धीरे से सब डाटा को एक बार मिला लीजिए। देखिए, हम थोड़ा छोटा भी कर दें ताकि आपको सब चीजें एक बार स्क्रीन पे दिखाई देने लगे। हाँ, ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये हम लोग डेल G1 लिखे, ये 2 लिखे, ये 3 लिखे, और डेल G3 इज इक्वल्स टू डेल G1 माइनस डेल G2 करने से थर्ड रिएक्शन आ गया। अब आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में F को कैंसिल करें, माइनस को कैंसिल करें, तो आपको मिलेगा E03 जो हम लोग को चाहिए था, दिस इज ट्वाइस ऑफ E01 और माइनस 3 टाइम्स ऑफ E02। तो E01 कितना था भाई? Y था, Y था, तो 2Y। और E02 कितना था? Z था, 3Z। सो दिस इज E03। E03 इज इक्वल टू 2Y माइनस 3Z। और E03 मतलब क्या है? E03 मतलब है क्या? E03 का मतलब है E0 ऑफ फेरस टू फेरिक, जो हमको इक्वेशन 1 में चाहिए। फेरस टू फेरिक जो हमको इक्वेशन 1 में चाहिए। तो इक्वेशन 1 में फेरस टू फेरिक चाहिए, वो निकल गया 2Y माइनस 3Z, 2Y माइनस 3Z। सो E0 सेल फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां इक्वेशन 1 ले रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 E0 सेल इज इक्वल्स टू E0 फेरस टू फेरिक था, उसके जगह पे 2Y माइनस 3Z लिखेंगे और प्लस X करेंगे।
2y माइनस 3z प्लस एक्स, दिस इज योर आंसर। ये आपका इनॉट सेल होना चाहिए। 2y माइनस 3z, 2y माइनस 3z प्लस एक्स। देखते हैं ऑप्शन कुछ मैच करे। 2y माइनस 3z प्लस एक्स, 2y माइनस 3z प्लस एक्स, ए ऑप्शन इज देयर। 2y माइनस 3z प्लस एक्स सही है। बेहतरीन क्वेश्चंस। और हम आपको शुरुआत में बोले ना, अलग अलग वैरायटी पे क्वेश्चन है। यहां डाटा दिया गया फेरस से आयरन, फेरिक से आयरन, लेकिन आपको जरूरत था फेरस से फेरिक। तो पहले फेरस से फेरिक कन्वर्ट करने का तरीका आपको सिखाया गया। एक्चुअली आपको ये एक न्यूमेरिकल नहीं है। आप ऐसे समझे कि अगर दो रिएक्शन को जोड़ के कोई तीसरा रिएक्शन हम नया बना रहे हैं, तो उस तीसरे नए रिएक्शन के लिए हम लोग ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकालते हैं, उस तीसरे नए रिएक्शन के लिए हम लोग ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकालते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे बेस्ट है। ठीक है, तो आप जो पोर्शन देख पा रहे हो ना, ये वाला, जो को हम थोड़ा कलर चेंज करके थोड़ा बताएं आपको। और सपोज ये कलर, ये जो आप यहां से नीचे का प्रोसेस देख रहे हो, यहां से नीचे का प्रोसेस जो आप देख रहे हो, ये बस तुमको ये सिखा रहा है, यहां से नीचे वाला पूरा चीज ये तुमको सिखा रहा है कि कोई दो रिएक्शन को जोड़ के, अगर हमको कोई तीसरा जोड़ के या घटा के, वो अलजेब्रिक ऑपरेशन होता है, अगर हमको कोई तीसरा रिएक्शन मिल रहा है तो हम उस तीसरे रिएक्शन का ईएमएफ कैसे निकालें। देखो, फेरस से आयरन, फेरिक से आयरन, लेकिन हमको तो चाहिए फेरस से फेरिक। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो थर्ड रिएक्शन के लिए आपको फर्स्ट रिएक्शन में से सेकेंड रिएक्शन को माइनस करना होगा। इसका मतलब थर्ड रिएक्शन का जो डेल जी 3 है, उसके लिए फर्स्ट रिएक्शन का जो डेल जी 1 है, उसमें से सेकेंड रिएक्शन का जो डेल जी 2 है, उसको माइनस करना होगा। और डेल जी ऊपर आप एक एक बारी बारी से सबका लिख चुके हैं, सबको पुट किए, सब में से एफ कॉमन था, माइनस कॉमन था, कट कुट करके जो आपके सामने आया वो सारा प्रोसेस आपके सामने। और फिर आप फिर से जाके इक्वेशन 1 का यूज किए, और इक्वेशन 1 आपको वापस से फिर से फाइनल आंसर दे दिया। ठीक है, ये तरीका है। क्वेश्चन को ऐसे समझना है ना। हम आपको शुरुआत से बोल रहे हैं, मेथड और प्रोसेस इन रिजल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी पीछे एक क्वेश्चन था जिसमें आंसर मैच नहीं किया था, तो क्या करें हम लोग, अपना प्रोसेस बदल दे? बिल्कुल नहीं। आपको प्रोसेस पे एकदम भरोसा होना चाहिए। नहीं, प्रोसेस नहीं बदलेंगे। ठीक है, एक दो आंसर मैच नहीं भी करेगा तो भी प्रोसेस नहीं बदलेंगे। हम सीखे हैं, हम लोग यार इतने दिन मेहनत करके ये चीज सीखे। ठीक है, वो एक आंसर गलत हो जाने से हम थोड़ी ना अपना प्रोसेस बदल लेंगे। आपको इस पे कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत अच्छा था। चलिए अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन 25। लिखा है गिव्स एनर्जी फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ Al2O3 एट 500 डिग्री सी इज गिवन। गिव्स फ्री एनर्जी दिया हुआ है। द पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड फॉर द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एट दिस इज, मतलब आपको ई नॉट सेल निकालना है या ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है। उसके लिए आपको एन निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। देखिए, हम लोग जानते हैं डेल जी इज इक्वल्स टू होता है माइनस एन एफ ईएमएफ ऑफ सेल, माइनस एन एफ ईएमएफ ऑफ सेल। क्वेश्चन जब तुमसे बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड फॉर इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल। हम लोगों को ईएमएफ ऑफ सेल निकालना, वी हैव टू फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल। हम लोगों को ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है। भाई सब कुछ डाटा दिया हुआ, बस एन पे काम करो ना, एन निकालने का कोशिश करो। देखो इक्वेशन 1, आपको फैराडेज कांस्टेंट आता है 96500, डेल जी का वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है 960 किलो जूल पर मोल। आप बस एन पे ध्यान दीजिए ना, एन निकालिए। रिएक्शन है मेरे पास 2/3 Al2O3, और ये अपने आप को बदला है 4/3 एल्यूमिनियम और साथ में ऑक्सीजन।
यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर लिख के थोड़ा पता करो किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है। देखिए एल्यूमिनियम यहाँ पे +3 स्टेट में है, ऑक्सीजन यहाँ पे -2 स्टेट में है। यहाँ एल्यूमिनियम 0 है, ऑक्सीजन भी 0 है। इसका मतलब एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सॉरी एल्यूमिनियम का रिडक्शन हो रहा है, सॉरी एल्यूमिनियम का रिडक्शन हो रहा है और ऑक्साइड आयन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो दोनों को अलग अलग लिख के अपना कैलकुलेशन प्रोसेस कीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2/3 Al2 ये अपने आप को बदला है 4/3 एल्यूमिनियम में। हम इसको लिख रहे हैं, ये जो था मेरा एल्यूमिनियम वो +3 था, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में कुल मेरा कितना चार्ज आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए तो क्या हम इसको 4/3 एल्यूमिनियम +3 और राइट हैंड साइड में 4/3 एल्यूमिनियम लिख सकते हैं। तो क्या तुम लेफ्ट हैंड साइड में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में तुम गौर करो 4 पॉजिटिव आ रहा है, 4 पॉजिटिव में 4 इलेक्ट्रॉन गेन होगा, 4 पॉजिटिव में 4 इलेक्ट्रॉन गेन होगा तब ना राइट हैंड साइड में 4/3 एल्यूमिनियम न्यूट्रल बनेगा। देखो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। अब आप ऑक्सीजन के लिए बात कीजिए, किधर गया, फॉर ऑक्साइड आयन लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है 2/3 O3 लिखा हुआ है, -2 है, और राइट हैंड साइड में ये O2 में बदला हुआ है। क्या हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं 2 of O-2 चेंजेस टू O2। तो राइट हैंड साइड में क्या 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, बिल्कुल रिलीज होगा, तो एकदम सही है। लेफ्ट हैंड साइड में एल्यूमिनियम के केस में रिडक्शन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है और ऑक्साइड आयन में ऑक्सीडेशन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रेडॉक्स चेंज में इन्वॉल्व है दैट इज 4। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रेडॉक्स चेंज में इन्वॉल्व है दैट इज 4। सो इक्वेशन 1 से काम करना स्टार्ट करो। यूजिंग इक्वेशन 1 तो हमारे पास आ गया del G इज इक्वल्स टू -n के जगह पे 4, F तो F है, और EMF ऑफ सेल याद रखिए, EMF ऑफ सेल निकालना है। Therefore EMF of cell will be equals to del G by -4F। आपके क्वेश्चन में del G दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन में del G दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे del G तो दिया हुआ है पॉजिटिव। चलिए हम लोग निकालते हैं, हम लोग केवल मैग्नीट्यूड पे काम करेंगे। del G है 960 किलो जूल पर मोल, 960 किलो जूल पर मोल। दिस इज 960 किलो जूल, नीचे है माइनस छोड़ दीजिए 4, F के जगह पे 96, इजी करना है तो 96500 को 96000 लिख दो। ये 30 से ये 30 से ये 3 कट गया, 96 से ये कट गया 10 टाइम्स में, और 10 में 4 से डिवाइड किए तो -2.5 वोल्ट आया। ठीक है, तो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2.5 वोल्ट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सी ऑप्शन 2.5 वोल्ट होगा। सही है, थोड़ा मेथड को आप दिमाग में बैठाइए, जो मेथड है उस प्रोसेस को दिमाग में बैठाइए। देखिए लिखा है गिब्स एनर्जी फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ Al2O3 एट दिस इज गिवन 960 किलोजूल पर मोल। पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड फॉर द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इज एट लीस्ट, सबसे पहले del G इज इक्वल्स टू -NF EMF ऑफ सेल होता है, इसको लिखे, फिर पता किए क्या दिया हुआ था, क्या चाहिए और क्या नहीं दिया हुआ है। हम लोग को EMF ऑफ सेल चाहिए क्योंकि वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ हो, वही होता है ईएमएफ ऑफ सेल। फिर क्या नहीं दिया हुआ था? एन। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारे रेडॉक्स चेंज में इन्वॉल्व है, वो नहीं दिया हुआ था। उसके लिए हम लोग जो मेन रिएक्शन था उसको दो हिस्से में तोड़े, एक हिस्सा ऑक्सीडेशन लिए, एक हिस्सा रिडक्शन लिए, और ये पता किए कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व था। चार्ज को बैलेंस करने से हम लोग को पता चल गया कि यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों में इन्वॉल्व है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन रेडॉक्स चेंज इज 4। अब वापस से आके आप इक्वेशन 1 को यूज किए, इक्वेशन 1 को यूज किए, और वो इक्वेशन 1 आपको बताता है डेल जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ईएमएफ ऑफ सेल, और वहां से ईएमएफ ऑफ सेल आता है माइनस 2.5 वोल्ट। लेकिन बिकॉज आपको केवल पोटेंशियल का डिफरेंस बताना था, सो आप फाइनल आंसर 2.5 वोल्ट टिक करते हैं। फाइनल आंसर आप 2.5 वोल्ट टिक करते हैं, जबकि ईएमएफ ऑफ सेल माइनस 2.5 वोल्ट है। वैसे एक चीज बता रहे हैं हम आपको, ये रिएक्शन, ये प्रोसेस जो है वो है नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस इसलिए है क्योंकि इसके डेल जी का वैल्यू पॉजिटिव है, जो ईएमएफ ऑफ सेल है वो निगेटिव है, तो ये अपने से नहीं होगा। ऐसे प्रोसेस के लिए एक्सटर्नल एजेंट चाहिए होता है। ऐसे प्रोसेस के लिए आपको बाहर से कुछ सप्लाई करते रहना पड़ता है, आपको बाहर से लगातार एनर्जी सप्लाई करते रहना पड़ता है, तब इस तरह का प्रोसेस होता है। ये खुद ब खुद होने वाला प्रोसेस नहीं है, इसलिए डेल जी पॉजिटिव है, ईएमएफ ऑफ सेल निगेटिव है। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन आपके सामने था, एक एक करके है। आगे बढ़ते हैं। ट्वेंटी सिक्स 26 में लिखा है द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो, क्यूप्रिक से कॉपर प्लस, और फिर कॉपर प्लस से कॉपर, ये दोनों का पोटेंशियल आपको दिया हुआ है 0.15 और 0.50 वोल्ट, और आपसे पूछा है क्यूप्रिक टू कॉपर। ऐसा ही क्वेश्चन तो अभी 2 स्टेप पहले काम किए। देखो, फर्स्ट रिएक्शन में हम लोगों का Cu+2 है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर प्लस बना है। अगर हम इस रिएक्शन का डेल जी 1 लिखे, चलो नॉट लगा देते हैं, डेल जी नॉट 1 लिखे, तो माइनस एन एफ ई नॉट 1 रहेगा, और यहाँ एन के जगह पे 1 आएगा, तो ये आ गया -1 एफ ई नॉट 1 रहने दो। फिर आप जब दूसरा स्टेप यूज किए, उसमें क्यूप्रस था, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को कॉपर में बदला, और यहां आप डेल जी नॉट 2 अगर लिखे, तो माइनस, यहां भी एन का वैल्यू 1 है, एफ है, और ई नॉट 2 आएगा आपका। ये दो रिएक्ट, लेकिन आपको जो चाहिए उसको भी लिख लीजिए। हम लोग को चाहिए ये थर्ड वाला। थर्ड वाले में क्या है, तो Cu+2 है, ये ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तभी ये डायरेक्ट कॉपर में बदलेगा। और इसका अगर हम डेल जी 3 लिखना चाहें, इसका अगर हम डेल जी 3 लिखना चाहें, तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है, फैराडेज कांस्टेंट है, और इसका ई नॉट 3 हम लोगों को निकालना है। अब हम आपसे एक चीज पूछते हैं, थोड़ा अल्जेब्रिक ऑपरेशन, अल्जेब्रिक इक्वेशन के ऊपर ध्यान दीजिएगा सब कोई। ये थर्ड इक्वेशन आप 1 और 2 से कैसे निकाल सकते हैं? थर्ड इक्वेशन आप 1 और 2 के एडिशन से निकाल सकते हैं, या 1 में से 2 माइनस करके, या 2 में से 1 माइनस करके, कैसे निकाल सकते हैं? तो सिंपली अगर आप छोटा सा दिमाग यूज करते हैं बढ़िया से, तो याद रखिएगा कि ये थर्ड इक्वेशन एक्चुअली 1 को 2 के साथ ऐड करके मिल जाएगा। जब आप दोनों को ऐड कीजिएगा, कॉपर प्लस लेफ्ट और राइट से कट जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मिलके 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसका मतलब 1 और 2 को जोड़ के तीसरा मिलेगा। तो यहीं से आप डेल जी लिखेंगे। देयरफॉर डेल जी नॉट 3 इज डेल जी नॉट 1 प्लस डेल जी नॉट 2। डेल जी नॉट 3 मतलब 2 एफ ई नॉट 3, माइनस था एक, डेल जी नॉट 1 मतलब 1 एफ ई नॉट 1 प्लस 1
एफ ई नॉट टू, सब में माइनस और एफ कैंसिल, तो ट्वाइस ऑफ ई नॉट थ्री इज इक्वल्स टू ई नॉट वन प्लस ई नॉट टू। क्वेश्चन में चलो ई नॉट वन और ई नॉट टू देख के पुट कर लो, छोटा सा कैलकुलेशन, 2 से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। ई नॉट वन और ई नॉट टू, ई नॉट वन है 0.15 और ये है 0.50, दिस इज 0.15 एंड 0.50, तो ये आ गया 0.65। तो आपका यहां से ई नॉट थ्री का वैल्यू हो गया 0.65 डिवाइडेड बाई 2, सो इट इज 0.325 वोल्ट। ई नॉट थ्री इज 0.325 वोल्ट, ई नॉट इज 0.325 वोल्ट, सी ऑप्शन इज देयर। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस हम तो एक बार बोलेंगे कि एक तरह का रिवीजन ही हो गया इस क्वेश्चन के बेसिस पे। ये क्वेश्चन हम इसके प्रीवियस क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन यहां से जो हम आपको नीचे सिखाए थे कि देखिए भाई, अगर दो रिएक्शन का ईएमएफ दिया है तो वहां से आप तीसरा ईएमएफ कैसे निकाल सकते हैं, तो वही चीज अभी आपके इस न्यूमेरिकल में काम आ गया। क्वेश्चन नंबर 26 में ये जो आपकी है कॉपर वाला न्यूमेरिकल, इसमें ये काम आ गया। क्लियर है? चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 27 लिखा है फॉर द सेल रिएक्शन। चलिए, आपके पास एक सेल रिएक्शन दिया हुआ है, 2Fe3 प्लस प्लस 2I माइनस एरो 2Fe2 प्लस प्लस I2। सबसे पहले हम रुक के आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। आप बताइए तो इस रिएक्शन को देख के कि इसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रेडॉक्स चेंज में इन्वॉल्व है, इसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रेडॉक्स चेंज में इन्वॉल्व है। चलिए आंसर दीजिए, कोशिश कीजिए। सबसे इजी क्या होता है ना, सबसे इजी होता है, अगर आप बार बार लिखने से बचना चाहते हैं तो आप है ना ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज ऑक्सीडेशन के केस में और ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज रिडक्शन के केस में देख लीजिए। अभी देखिए यहां कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, आयोडाइड आयन, तो 2I माइनस था वो I2 में गया, तो -2 से 0 हुआ, 2 का इंक्रीज। कौन रिड्यूस हो रहा है, फेरिक आयन, 3 दूनी 6, रिएक्टेंट साइड में 3 2 6 और प्रोडक्ट साइड में 2 2 4, तो 6 से 4 हुआ, फिर से वहां 2 का डिक्रीज, तो 2 का इंक्रीज 2 का डिक्रीज, इसका मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, दोनों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व भी 2 होगा। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व 2 होगा। फिर से हम ये बोल रहे हैं कि ये तभी आप यूज कर सकते हैं जब आपको ऑक्सीडेशन नंबर इन सब पे बहुत अच्छे से कमांड है, नहीं तो आप सेपरेटली काम अलग से कर लें। गलती करने से अच्छा है काम अलग से कर लें। देखिए, फेरिक अपने आप को फेरस में बदला है, तो ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। बैलेंस करने में यहां 2 लगेगा, यहां 2 लगेगा, यहां 2 लगेगा। ठीक है, अब यहां देखो, I माइनस अपने आप को I2 में बदला है, तो यहां पे 2 लगेगा और इसको बैलेंस करने के लिए यहां 2 इलेक्ट्रॉन लगेगा। अब आप दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो अब आप समझ गए ना कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहा है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन रेडॉक्स चेंज इज 2। अच्छा, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन रेडॉक्स चेंज 2 है, ई नॉट सेल दिया हुआ है और हमसे डेल जी ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, तो आराम से निकालिए ना, हम लोग पढ़े हैं। डेल जी ऑफ रिएक्शन, डेल जी नॉट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू माइनस NF ई नॉट सेल, तो यहाँ N के जगह पे 2 लिख दिए, F के जगह पे 96500 कूलम लिख दिए और ई नॉट सेल मेरा 0.24 लिया हुआ है। आराम से कैलकुलेट कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, -2 इंटू 96500 एंड 0.24, आराम से कैलकुलेशन कर लीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो बस ये छोटा सा क्वेश्चन था, आराम से इसको आप बना सकते हैं, कैलकुलेशन खुद कर लीजिएगा। ठीक है, इतना बढ़िया। दिस इज क्वेश्चन, ये बहुत आसान था, क्वेश्चन नंबर 27। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ऑप्शन टिक करना बाकी है, अभी आपका कैलकुलेशन करना होगा, आपको खुद से करना होगा। उसमें कैलकुलेशन में हम ज्यादा हेल्प आपका नहीं करेंगे, वो आप खुद करिए, जहां जरूरत है वहीं हम कैलकुलेशन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 28 लिखा है फॉर अ सिल्वर जिंक बटन सेल। बटन सेल आप देखते हैं ना, वॉचेस के अंदर होता है छोटा सा बटन सेल, जो बटन के टाइप में रहता है, इतना छोटा सा। नेट रिएक्शन इज, ये दिया हुआ है रिएक्शन, डेल जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ Ag2O एंड डेल जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ जिंक ऑक्साइड, ये दोनों दिया है। ई नॉट सेल आपसे पूछा है। देखिए हमारे पास बटन सेल का जो रिएक्शन है उसमें जिंक सॉलिड प्लस सिल्वर ऑक्साइड, ये भी सॉलिड है, चेंज कर रहा है, जिंक ऑक्साइड सॉलिड और प्लस 2Ag, ये भी सॉलिड। आपको याद होगा थर्मोडायनेमिक्स, आप पढ़े हैं डेल जी ऑफ रिएक्शन, डेल जी नॉट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ डेल जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। याद कीजिए, ये आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ के रखे। सबसे पहले आप रिएक्शन का डेल जी नॉट निकालेंगे, उसके लिए आप लेंगे डेल जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में आपके पास कौन है, तो जिंक ऑक्साइड है, और डेल जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट में और कौन है, तो सिल्वर है, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, माइनस माइनस, यहां देखो, अब हम रिएक्टेंट साइड में लिखने जा रहे हैं डेल जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, कहने का मतलब जिंक, माइनस डेल जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, कहने का मतलब Ag2O। अब तुम अगर क्वेश्चन के डाटा को देखोगे ना, ध्यान से क्वेश्चन का डाटा को देखोगे, तो जिंक ऑक्साइड और सिल्वर ऑक्साइड का डेल जी नॉट फॉर्मेशन दिया हुआ है, लेकिन अकेले जिंक या अकेले सिल्वर का डेल जी नॉट फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, देख लीजिए एक बार डाटा। देखिए सिल्वर ऑक्साइड दिया हुआ है, जिंक ऑक्साइड दिया हुआ है, लेकिन अकेले जिंक या अकेले सिल्वर नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे केस में जो उनका डेल जी नॉट फॉर्मेशन होता है अकेले जिंक या अकेले सिल्वर का, दैट इज टेकन टू बी 0, वो आपको 0 लेना है। बाकी सिल्वर ऑक्साइड के जगह पे माइनस 11.21 किलो जूल लेना है, और जिंक ऑक्साइड के जगह पे 318.3 किलो जूल लेना है। तो जिंक ऑक्साइड के जगह पे माइनस 318.3 किलो जूल लेना है, किलो जूल पर मोल। और फिर अगले वाले के लिए 0 हो गया, फिर जिंक के लिए 0 हो गया, फिर माइनस एजी के लिए लेना है, एजी के लिए लेना है -11.21 यूनिट है किलो जूल पर मोल। सो इट इज -318.3 माइनस माइनस प्लस 11.21 0.09 डेसिमल के बाद 18 में से 11 गया 7, 307 माइनस यूनिट है किलो जूल पर मोल। यह आपका डेल जी ऑफ रिएक्शन है। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट से डेल जी ऑफ रिएक्शन निकला, सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट से डेल जी ऑफ रिएक्शन निकला। अब हम आपसे एक चीज पूछना चाहते हैं, वापस से हम इसी पे बार बार बात करने का कोशिश कर रहे हैं। इस मेन रिएक्शन को देख लो, बटन सेल का जो मेन रिएक्शन है उसको देखो, और उसको देख के कोई ये डायरेक्ट बता सकता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन दिस रेडॉक्स। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए जिंक है, 0 ऑक्सीडेशन नंबर। राइट हैंड साइड में जिंक ऑक्साइड है, जिंक +2 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 से बड़ा। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए सिल्वर ऑक्साइड है, वहां Ag+ है, लेकिन 2 सिल्वर है तो 2+ है। राइट हैंड साइड में देखिए केवल Ag है, 0 है, 2 Ag है तो भी 0 है। तो हमारे Ag का 2 ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज हो रहा है, और सिल्वर जिंक में
दो ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ दो ही इलेक्ट्रॉन रेडॉक्स चेंज के अंदर इन्वॉल्व है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन रेडॉक्स चेंज इज 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन रेडॉक्स चेंज इज 2। सारा डाटा तैयार हो चुका है। अब आपको फंडामेंटल्स यूज करना है। हम लोग ऐसा पढ़ के रखे हैं कि डेल जी नॉट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू माइनस NF EMF ऑफ सेल। यह आया है -307.29 किलो जूल था। 0.29 था, कितना था? 0.09 था। 0.09 ये पॉइंट है। 0.09 विल बी इक्वल्स टू n के जगह पे भाई 2, ये किलो जूल है, हाँ, इंटू 10⁻³ भी ले ही लो, माइनस n के जगह पे 2, फैराडेस के जगह पे 96500, कुछ मेंशन नहीं ना है, नहीं, 96500 ले लो, 96500, और तैयार हो जाओ ई नॉट सेल निकालने के लिए। दोनों तरफ का माइनस कैंसिल करो, देयरफॉर ई नॉट सेल विल बी इक्वल्स टू 307.09 इंटू 10⁻³ और आप इसको डिवाइड करेंगे 2 इंटू 96500 से, इतना वोल्ट, ये आपका आंसर होगा। अब आप इसको आराम से कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट कीजिएगा, आपका कोई ना कोई परफेक्ट आंसर लगभग मैच कर ही जाएगा। बस आपका कैलकुलेशन हम छोड़ रहे हैं, वो कैलकुलेशन आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। फिर से हम वही बात बोलेंगे, प्रोसेस पे ध्यान दो। ये फिर से एक नए तरह का क्वेश्चन आ गया कि हमारे पास इस बार के क्वेश्चन का अच्छा बात क्या था ना, कि आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से कुछ का डेल जी नॉट फॉर्मेशन दिया था। इस बार डेल जी नॉट रिएक्शन नहीं दिया है। इसके पहले वाले क्वेश्चंस में क्या हो रहा था कि डेल जी ऑफ रिएक्शन दे रहा था। इसके पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर क्या हो रहा था ना, कि डेल जी ऑफ रिएक्शन दे रहा था। ये तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का डेल जी ऑफ फॉर्मेशन दिया, तो पहले थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट लगा के हमको पूरे रिएक्शन का डेल जी नॉट निकालना था। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी फॉर रिएक्शन, समेशन ऑफ चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये करना था। और फिर जब ये काम हो गया तो डेल जी ऑफ रिएक्शन को -NF EMF ऑफ सेल के साथ मैच कराना है, -NF EMF ऑफ सेल के साथ मैच कराना है, और बार बार का जो चीज रिपीट हो रहा है वो आपको बता दे। रेडॉक्स रिएक्शन में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है ये पता करना है। तो यहां जिंक देखे, जिंक चेंज हुआ जिंक +2 में, और सिल्वर +2 था, वो सिल्वर में चेंज हुआ, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर दोनों 2 है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन रेडॉक्स चेंज भी 2 है। वहां से हम लोग है ना n का वैल्यू निकाल लिए। बाकी आगे एक क्वेश्चन है, छोटा सा कैलकुलेशन है, वो आप खुद से कर लेंगे। सही है, बहुत अच्छा, बेहतरीन। बाकी कैलकुलेशन के बाद जो आपका आंसर आएगा वो देख लीजिएगा। हम एक अंदाज लगा देते हैं। देखिए 965 से है ना, जो 307 है वो लगभग 3 बार में कटेगा। 9 या 27 होता है, वहां 30 है, और 3 के बाद नीचे 2 डालोगे, 3 के बाद नीचे 2 डालोगे तो लगभग 15 के आसपास कुछ होना है। मोस्ट प्रोबेबली याद रखना कि सी ऑप्शन के आसपास आना है। हमको ऐसा लगता है कि सी ऑप्शन के पास आएगा, ठीक है। बाकी आप कैलकुलेशन अपना कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो, इतने सारे न्यूमेरिकल्स के बाद एक छोटा सा थ्योरी टाइप बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। Alternating current is used instead of direct current for the measurement of conductivity of ionic solution। देखिए डायरेक्ट करंट लगातार एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। एसी क्या करता है, एक साइकिल उल्टा, फिर एक साइकिल उल्टा, मतलब उसका साइकिल एसी में घूमते रहता है। जबकि डीसी जो है वो लगातार एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। डीसी के एक डायरेक्शन में फ्लो करने की वजह से हम जैसे ऑप्शंस को देख पा रहे हैं, वो हमारे सॉल्यूशन का कंपोजिशन बदल देता है, रिएक्शन को एक ही तरफ ले जाता है। तो कुछ कंपोनेंट्स ऑक्सीडाइज और कुछ कंपोनेंट्स रिड्यूस होके अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे बैठने लगता है।
तो वो सॉल्यूशन के कंपोजिशन को बदल देता है। अगर आप चाहते हैं कि सॉल्यूशन का कंपोजिशन चेंज ना करे तो डीसी के जगह पे एसी यूज कीजिए, क्योंकि एसी क्या करेगा, इधर से इधर ले जाएगा तो वापस ले आएगा, फिर इधर से इधर जाएगा तो वापस ले आएगा। वो कंपोजिशन को चेंज नहीं होने देता, क्योंकि अगर कुछ तोड़ता है तो वापस जोड़ देता है, ठीक है। जबकि डीसी के केस में कंपोजिशन चेंज हो जाता है। इसलिए हम लोग एसी को ऐसे रिएक्शंस के अंदर प्रेफर करते हैं कंपैरिजन टू डीसी। तो जो बी ऑप्शन है उसको जरा ध्यान से देख लीजिए, डायरेक्ट करंट चेंजेस द कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन, इसलिए हम लोग उसको इस तरह के रिएक्शन में यूज नहीं करते, बी, ठीक है। आगे आइए, 30 लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज फॉल्स फॉर द बिलो गिवन फिगर। देखिए ये फिगर जो है उसको हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। केमिस्ट्री में ये आप पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन ये फिजिक्स का बहुत ही बड़ा पोर्शन है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाई होता है आपका। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर हम लोग अननोन रजिस्टर का यूज करके उसका वैल्यू निकालते हैं फॉर बैलेंसिंग कंडीशन। तो याद रखिए यहाँ पे जो R2 है वो एक कंडक्टिविटी सेल होता है, इसी का रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट करते हैं, और उसके बेसिस पे अब आप बाकी सब देख लो। इसका कंसेप्ट ये होता है फॉर द बैलेंसिंग कंडीशन, बैलेंसिंग कंडीशन याद रखिए R2/R1 शुड बी इक्वल्स टू R4/R3। कहने का मतलब ऊपर वाले दोनों आर्म के रेजिस्टेंस का रेशियो नीचे वाले दोनों आर्म के रेजिस्टेंस के रेशियो के साथ बराबर होता है। तो अगर आप R2 यहां से निकालेंगे तो R1 इंटू R4/R3 का यूज आप करेंगे, सही है। ये कंसेप्ट इस तरीके से चलता है। अब देखो अपना ऑप्शन देखो, फिर जो आगा उसमें फिर सोचते हैं। दिस असेंबली इज यूज फॉर मेजरिंग कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन, एकदम सही है, ठीक है ना। ओ इज एन ऑसिलेटर, सोर्स ऑफ एसी पावर, सही है, ठीक है। अब आ जाओ, P इज द कंडक्टिविटी सेल, गलत है, P कंडक्टिविटी सेल नहीं है। P एक्चुअली एक गैल्वेनोमीटर होता है, P एक गैल्वेनोमीटर होता है, और वो गैल्वेनोमीटर हमारे ब्रिज के बैलेंसिंग कंडीशन को दिखाता है। तो P कंडक्टिविटी सेल नहीं है, R2 कंडक्टिविटी सेल है। अननोन रजिस्टर्ड, अननोन रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट, बिल्कुल सही है, यही चीज हम आपको यहाँ लिख के दिखाए। तो आपका सी ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है, सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, फॉल्स सुनना था, सी ऑप्शन, ठीक है। तो ये चीज तुम्हारे सामने इस तरह से है। ये वैसे है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक मेजर पोर्शन है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। ये बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, सही है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 31। लिखा है रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज 50 ओम। The specific conductance of the solution is 1.3 Simon meter inverse. If resistance of 0.4 molar solution of same electrolyte is 260 ohm, its molar conductivity is। देखिए थोड़ा यहाँ पे है ना, अब चीजें एक दूसरे से मिलता हुआ दिखेगा। At 0.2 मोलर सॉल्यूशन, जब कंसंट्रेशन हमारा 0.2 मोलर है, उस समय रेजिस्टेंस मेंशन है 50 ओम, और उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको आप कप्पा कहते हैं 1.3 साइमन मीटर इनवर्स दिया हुआ है। क्या हम लोग ऐसा पढ़े हैं कि दैट कंडक्टिविटी विल बी इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट की लेल बाई ये आता है। तो अगर हम लोगों को सेल कांस्टेंट निकालना है, अगर हम लोगों को सेल कांस्टेंट निकालना है तो आप लिखेंगे कंडक्टिविटी बाई कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी बाई कंडक्टेंस,
और 1 by conductance can we write that resistance, 1 by conductance can we write that resistance। तो याद कीजिएगा कि जो सेल कांस्टेंट है L by A है वो है कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी का वैल्यू है 1.3 और हमारे रेजिस्टेंस का वैल्यू है 50, सो इट इज 65, सो इट इज 65 और यूनिट होता है मीटर इनवर्स। तो सेल कांस्टेंट किसी भी सेल का हमेशा कांस्टेंट होता है, सेल कांस्टेंट किसी भी सेल का हमेशा एक कांस्टेंट पैरामीटर होता है। अगर आपके किसी सेल का सेल कांस्टेंट मिल गया एक बार, तो चाहे आप कंसंट्रेशन बदले, चाहे आप कोई भी पैरामीटर बदले, लेकिन उसका सेल कांस्टेंट एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंड केस में, जहां हमारा कंसंट्रेशन 0.4 मोलर कर दिया गया पर 0.4 मोलर सॉल्यूशन। आपसे पूछा गया है कि अगर इस मोलारिटी पे रेजिस्टेंस 260 ओम है, 260 ओम है, 260 ओम है, इट्स मोलर कंडक्टिविटी, आपको इसका मोलर कंडक्टेंस बताना है। याद कीजिए, आप पढ़े हैं ऐसा कि दैट मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इनटू 1000 बाई मोलारिटी, कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाई मोलारिटी। हाँ, अब एक चीज ध्यान दो कि नया कंडक्टिविटी लिखना होगा तुमको, इस इक्वेशन के लिए नया कंडक्टिविटी लिखना होगा। पर कंडक्टिविटी कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, और कंडक्टेंस का मतलब है नया रेजिस्टेंस 1 बाय न्यू रेजिस्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। देखिए रेजिस्टेंस बदला, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस बदला है हमारा, रेजिस्टेंस हो गया है 260, लेकिन सेल कांस्टेंट तो वही रहेगा 65 जो पहले निकाल के रखे हैं। तो 65 से अगर 260 को कट करोगे तो 4 टाइम्स में कट जाएगा, 1/4। ये हमारा के का वैल्यू आया। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, तुम्हारा इक्वेशन 1 क्या हो गया कि दैट मोलर कंडक्टेंस विल बी इक्वल्स टू कंडक्टिविटी के जगह पे 1/4 इंटू 1000, और नीचे हम लोगों का मोलारिटी है। मोलारिटी इस केस में कुछ दिया था ना, शायद 0.4 दिया था। हाँ, 0.4 है मोलारिटी हम लोगों का, तो इसका 0.4 है मोलारिटी। थोड़ा सॉल्व कर लो, ये 1000 आ गया, नीचे 4 इंटू 0.4 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हो गया हम लोग का 1000 इंटू 10, और नीचे है 16। अगर आप 16 से 1000 को कट करोगे, 16 से 1000 को कट करेंगे तो 6 में 96 आ जाएगा, फिर 40 के लिए 2 बार में 32 आ जाएगा, फिर पॉइंट डालोगे 80 के लिए 5 आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज अबाउट 625। तो हमारा मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू है 625 साइमन मीटर का, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, साइमन मीटर इनवर्स मोल इनवर्स। एक मिनट, जस्ट थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो 625 किस केस में है भाई, ये तो यहाँ कोई है ही नहीं। 625 मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स मीटर का स्क्वायर एंड मोल इनवर्स। एक एक्स्ट्रा जीरो आ रहा क्या? ठीक तो है सारा कैलकुलेशन। 625 ही आ रहा है। ठीक ही तो है। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा, यही रहेगा। 625 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, 625 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। देखिए इसका आंसर सही है, हमसे थोड़ा सा गलती हुआ है, हमारा गलती जो है वो यहाँ पे है
जो आपका सेल कांस्टेंट आया था वो मीटर इनवर्स था। देखिए यहाँ पे मीटर इनवर्स है, हमको इस सेल कांस्टेंट को सेंटीमीटर इनवर्स में बदलना है। तो सेंटीमीटर इनवर्स में बदलने के लिए आपको यहाँ पे 100 से डिवाइड करना होगा। होता क्या है ना कि आप जो ये फॉर्मूला पढ़ के रखे, इक्वेशन 1 वाला जो फॉर्मूला पढ़ के रखे हैं, वहां पे सेंटीमीटर इनवर्स में हम लोगों का कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस आता है। सेंटीमीटर इनवर्स में हम लोगों का कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस आता है। हम लोग मीटर वाला डाटा लेके चल दिए थे, ठीक है। तो चलिए इसको ठीक कर लेते भाई फटाफट। इसमें क्या है, तो यहाँ पे भी नीचे 100 आएगा, इसका मतलब नीचे में 400 हो जाएगा। अब इसका यूनिट हो गया साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब जब आप उस 100 को नीचे लीजिएगा, ठीक है, नीचे में यहाँ पे 100 आएगा, तो हम थोड़ा सा यहीं पे एडजस्ट कर देते हैं, 1/100 कर लेते हैं। नीचे में एक 100 आ गया है, तो इस 100 से ये कट के हमारे पास कितना आ जाएगा जी, नीचे एक 100 कर लीजिए ना, 100। अब यहाँ पे यूनिट देखना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, नीचे में 100। हाँ, तो ये वैल्यू कितना आ गया, दिस वैल्यू इज 6.25 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लेकिन ऊपर वाला जितना आंसर दिया है हम लोगों का आया है सेंटीमीटर इनवर्स, इसीलिए तो आंसर मैच नहीं कर रहा था। और ऊपर वाला सारा आंसर जो दिया है ना, वो सब मीटर स्क्वायर में दिया है, सब मीटर स्क्वायर में दिया है। तो अगर आप सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना चाहेंगे, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻⁻⁴ से, और तब आपका यूनिट होगा साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये जो हम लोग का 6.25 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आया है, इसमें यूनिट है हम लोग का सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन आपका सारा ऑप्शन मीटर स्क्वायर में दिया है, तो आपको फाइनली सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन इट कम्स टू बी 6.25 10⁻⁻⁴। तो सारा का सारा कैलकुलेशन को एक बार समराइज करें, एक बार दिमाग में डालें क्या हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे डाटा को कुछ इस तरह से यूज करो कि 1 मिनट, जस्ट कलर बदल देते इसका। देखिए, हम लोग सबसे पहले एक राइट हैंड साइड का कैलकुलेशन परफॉर्म किए, जिसमें हम लोग सेल कांस्टेंट निकाले, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन और इनिशियल रेजिस्टेंस का यूज करके हम लोग सेल कांस्टेंट निकाल लेंगे, और सेल कांस्टेंट हमारे सेल का फिक्स्ड होता है, वो बदलता नहीं है। तो सबसे पहले सेल कांस्टेंट निकालें, 65 मीटर इनवर्स या 65/100 सेंटीमीटर इनवर्स आया। फिर जब हम लोग किसी नए कंसंट्रेशन पे बात किए, 0.4 मोलर रेजिस्टेंस 260 ओम, तो ये वैल्यू आया कप्पा इंटू 1000 बाई मोलारिटी, कप्पा इंटू 1000 बाई मोलारिटी। ठीक है, तो कप्पा इज इक्वल्स टू जो नया रेजिस्टेंस था इंटू सेल कांस्टेंट, उसका यूज किए, तो हमारा नया कंडक्टिविटी आया 1/400 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। उसको यूज किए अपने मोलर कंडक्टेंस के इक्वेशन में, और कैलकुलेशन करके वैल्यू आ गया 6.25 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लेकिन सारा आंसर मीटर स्क्वायर में है ऑप्शंस में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदल दिया गया। सही है, तो चीज को ध्यान से देखना समझना। अभी कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 6.25 10⁻⁻⁴?